दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अड्डा 365 में। मेरा नाम उधम सिंह। दोस्तों इधर बीच में बारिश का मौसम था, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों फिर हम आज से शुरू कर रहे हैं सिख साम्राज्य। दोस्तों हम लोग अभी तक हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम बता चुके हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर राज्य के बारे में, इसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बता चुके हैं। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली के बाद फिर से रिवाइज करा देते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में चला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य संधि हुई, और टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य की जो संधि हुई थी उसको मंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध चला दोस्तों 1790 1792 ईस्वी। 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये भी युद्ध समाप्त हुआ। और दोस्तों 1799 ईस्वी में जब लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि नीति को लेकर आता है दोस्तों, तो सहायक संधि नीति जो है टीपू सुल्तान मना कर देता है मानने से, और 1799 में भयंकर युद्ध होता है और 1799 टीपू सुल्तान जो है युद्ध में मारा जाता है। उस तरह मैसूर युद्ध का जो है मैसूर राज्य का जो पतन हो जाता है, और मैसूर राज्य पे फिर पुनः वाडियार वंश जो था पहले से उसी पर उसका फिर से स्थापित हुआ। लेकिन जो वाडियार से ये इस बार जो स्थापित होता है दोस्तों, वो जो है अंग्रेज़ों के अधीन होता है, क्योंकि उसमें सहायक संधि नीति को अपना लेते हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के अधीन लेते हैं। अब हम आप लोग पढ़ते हैं सिख साम्राज्य। दोस्तों सिख साम्राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध में भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो उसमें वायसराय या गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन लास्टो रहता है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स रहता है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों कौन रहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चतुर्थ में जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में रहता है लॉर्ड बेलेजली। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। अब हम चलते हैं सिख संप्रदाय। तो सिख साम्राज्य कि जो सिख संप्रदाय की स्थापना का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वो जाता है गुरु नानक को। सिख समुदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाना जाता है, गुरु नानक को। गुरु नानक के ही अनुयायी क्या कहलाते हैं, सिख कहलाते हैं, और ये सिखों के पहले गुरु भी होते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म जो है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में होता है। तलवंडी कहाँ रहता है दोस्तों, इसमें पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है, और इसमें पंजाब में, तलवंडी पंजाब में रहता है, लेकिन इस समय कहाँ है, पश्चिमी पाकिस्तान में। गुरु नानक के पिताजी का नाम रहता है कल्लू जी मेहता, माता जी का नाम रहता है तृप्ता देवी, पत्नी का नाम रहता है सुलक्षणा देवी। तो दोस्तों यहाँ से क्या आता है, पिता का नाम कल्लू जी मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी। ज्ञान प्राप्ति दोस्तों, इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को काली बेन नदी के किनारे। जैसे दोस्तों यह आता क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई या कब हुई, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों होता है कि बोधगया में हुई थी। महावीर जैन महावीर के जो है ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, उनको हुई थी रिजपालका नदी के किनारे तो जरंभिक में रिजपालका नदी के किनारे महावीर को ज्ञान पर। इसी तरह सिख समुदाय के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव, उनको ज्ञान की प्राप्ति कभी कार्तिक पूर्णिमा को काली बेन नदी के किनारे हुई थी। उन्हें 30 वर्षों में इन्होंने पूरे भारत का 5 बार परिक्रमा की थी। 5 बार भ्रमण किया था। परिक्रमा की मतलब भ्रमण किया, और इस भ्रमण को, इस यात्रा को, 5 बार की यात्रा की या भ्रमण किया, तो इस यात्रा को या भ्रमण को क्या बोलते हैं दोस्तों, उदासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासी। अब यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन आता है, एक आता है नानक किसके समकालीन थे।
तो नानक जो समकालीन थे दोस्तों, उस समय बाबर जो है भारत पे आक्रमण करता है, तो बाबर जो है समकालीन थे। नानक के समकालीन जो संत थे, पहले जो संत आता उसके बाद आता कि कौन कौन समकालीन बाबर के कौन कौन समकालीन थे। तो समकालीन जो थे चैतन्य महाप्रभु, और दूसरे जो थे वो क्या थे, कबीर दास। ये नानक के समकालीन संत थे। और नानक के समकालीन कौन कौन थे? नानक किसके समकालीन, जैसे या था नानक के समकालीन कौन थे? तो चैतन्य कबीरदास। और नानक किसके समकालीन थे? तो नानक एक होता बाबर के समकालीन थे। और बाबर से किसके साथ लड़ाई होती है? बाबर के जो प्रथम पानीपत युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। कब होता है? 21 अप्रैल 1526। तो उस समय कौन होता है? लोधी वंश का जो शासक होता है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी इनके समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होता है बाबर जो है सैयदपुर के युद्ध का जो है प्रत्यक्षदर्शी कौन होता है? तो उनके समकालीन कौन होता है? नानक। तो प्रत्यक्षदर्शी कौन होगा? गुरु नानक। गुरु नानक ही सैयदपुर के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, कि जो बाबर के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है उसके प्रत्यक्षदर्शी कौन होते हैं? गुरु नानक। अब यहाँ से दोस्तों ने क्या क्या चलाया, यहाँ से ये देख लेते हैं गुरु नानक ने क्या क्या चलाया। तो सबसे पहले गुरु नानक ने क्या चलाया? नानक पंथ चलाया। नानक पंथ चलाया। फिर दोस्तों क्या चलाया? इनके उपदेश, जो इन्होंने उपदेश दिए कि उपदेश का संकलन। तो इनके उपदेश का संकलन जो है किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन, किसने किया था? गुरु अर्जुन। और इनके उपदेश का संकलन, जो उपदेश एक संकलन हुआ, उसको जो है उसका नाम है जपजी ग्रंथ। क्या नाम है दोस्तों? एक पुस्तक बनी इनके उपदेशों के संकलन की, एक पुस्तक बनी, उसका नाम है जपजी ग्रंथ। फिर दोस्तों जो इनके शिष्य थे, जैसे ये 30 वर्षों में 5 बार भारत की परिक्रमा की थी, तो घूम घूम के अपने उपदेशों का प्रचार कर रहे थे और शिष्य बना रहे थे। तो जो इनके शिष्य थे, जो प्रथम शिष्य थे उनका नाम था लहना। और लहना ही आगे चलकर गुरु अंगद के रूप में प्रचलित हुए। किसके रूप में? गुरु अंगद के रूप में। गुरु अंगद सन 1539 से 1552 ईस्वी, ये इनके शिष्य थे। और ये सिख के दूसरे गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु नानक, और सिख के दूसरे गुरु कौन? गुरु अंगद। तो यही जो परंपरा थी शिष्य बनाने की परंपरा, यानी कि शिष्य की जो परंपरा थी, इसी को क्या बोलते थे? उदासी बोलते थे। उदासी, ये 5 बार की जो परिक्रमा की उसको भी उदासी बोलते हैं, और शिष्य बनाने की परंपरा को भी उदासी कहते हैं। इनका जो दोस्तों सिद्धांत था इनका कर्म और पुनर्जन्म का इनका सिद्धांत था। ये बताते थे कि कर्म के अनुसार लोगों का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म जो बनता है, मतलब जैसे कर्म किए रहते हैं उसी अनुसार उनका पुनर्जन्म बनता है। तो दोस्तों इनका सिद्धांत था कर्म और पुनर्जन्म में, कर्म और पुनर्जन्म इनका सिद्धांत था। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, या जो कर्म करोगे उसी तरीके से आपको जो है उसके फल की प्राप्ति होगी। यानी कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यानी कि जो इनका सिद्धांत था दोस्तों, इनके सिद्धांत जो थे
इनके कॉन्सेप्ट जो है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन सभी से मिलाकर, सबसे मिलकर इनके सिद्धांत बनाए गए थे। फिर गुरु नानक ने दोस्तों लंगर की व्यवस्था की थी। लंगर की व्यवस्था, लंगर क्या होता था दोस्तों? लंगर होता था निःशुल्क भोजन, मतलब कहने का मतलब जो निःशुल्क भोजन था, यानी कि भोजनालय में निःशुल्क भोजन की, यहाँ में उसको लंगर बोलते थे। तो उन्होंने लंगर, संगत और पंगत, इसको बोलते संगत और पंगत की भी व्यवस्था की थी। किसकी दोस्तों? संगत। संगत मतलब होता है धर्मशाला, यानी कि धर्मशाला बनवाया। और लंगर और पंगत, पंगत का मतलब होता था लंगर। लंगर मतलब निःशुल्क भोजन, यानी कि संगत और पंगत स्थापित किए थे। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1469 में जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों करतारपुर में। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1538 ईस्वी में। तो यहाँ दोस्तों हम सिख गुरु के, सिख संप्रदाय के, यानी कि सिख साम्राज्य शुरू किए हैं। सिख साम्राज्य के हम प्रथम गुरु यानी कि गुरु नानक देव के बारे में जान गए। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों 1469 में तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में, पंजाब में पड़ता है दोस्तों। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कल्लू जी महतो, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी। इन्होंने जो शिष्य अपने बनाने की परंपरा स्थापित की थी, उस शिष्य परंपरा का नाम उदासी था। इनके पहले शिष्य थे लहना। लहना आगे चल के गुरु अंगद कहलाते हैं। और इनके जो उपदेश दिए गए, उसका उपदेशों का संकलन किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने जिनके उपदेशों का संकलन कराया, उस उपदेश को एक ग्रंथ में लिखा गया। जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम था जपजी ग्रंथ। उन्होंने लंगर और संगत और पंगत यानी कि लंगर की व्यवस्था कराई, संगत की व्यवस्था यानी धर्मशाला स्थापित किए, और लंगर यानी कि निःशुल्क भोजनालय, भोजन की व्यवस्था स्थापित की। तो दोस्तों यहाँ से हम अब आगे पढ़ेंगे। और जो दोस्तों समकालीन थे तो ये चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास के समकालीन थे तथा बाबर और हुमायूं के भी समकालीन माना जाता है। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। तो दोस्तों यहाँ से जितने क्वेश्चन आते थे छोटे मोटे एग्जामों में, यानी कि एक दिवसीय एग्जाम में जो क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर लिए। दोस्तों आप लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लिया। और दोस्तों आप लोग वीडियो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करते रहिएगा। और हम कोशिश करते हैं कि पर डे आपको एक वीडियो ज़रूर दें, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करें। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।